जी नमस्कार, मैं हूँ शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूँ मैं आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न द शैलेंद्र में। तो रेट 27 फरवरी 2025 को हमारा होना है लेवल 1 ईवीएस पर्यावरण के लिए। मैं आप लोगों को पीवाईक्यूज करा चुका हूँ, जितने पीवाईक्यूज हुए हैं वो करा दिए हैं। ईवीएस की प्रैक्टिस हम लोग लगातार कर रहे हैं, मैथ्स की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, जिसमें ईवीएस के 2 प्रैक्टिस सेट हो चुकी हैं पीवाईक्यूज को छोड़कर। तो आप लोग चैनल पर जाकर प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा। मैं कुछ ही दिनों में आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये ईवीएस का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 रहने वाला है। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 रहेगा और ये 30 के 30 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाले हैं। ऐसे ही 30 प्रश्न आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। हो सकता है कुछ प्रश्न डायरेक्ट आपको यहीं से देखने के लिए मिल जाए। तो देर न करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन 1 पर आने से पहले अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं, रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों के लिए अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग 9808347403 इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के नोट्स आप लोग ले सकते हैं। दोनों के नोट्स आपको मिल जाएंगे। एक लेवल के लोगे तो 19, अगर दोनों कंबाइंड लेना चाहते हो तो 149 में आपको मिल जाएंगे। बहुत ही कम प्राइस में आप लोग को नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, विद प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे। बहुत जबरदस्त मैटर प्रोवाइड कराया जाएगा, भाई ध्यान रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा शिक्षण विधियों से लिए हैं मैंने 3-4 क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की जिस शिक्षण विधि में बालक सक्रिय रूप से भाग लेता है वह विधि कौन सी है? वह विधि है, पहला ऑप्शन है वार्तालाप विधि, दूसरा है कहानी विधि, तीसरा प्रश्नोत्तर परिचर्चा और चौथा है नाटकीयकरण। तो बालक पर्यावरण शिक्षण विधि में सबसे ज्यादा जो एक्टिव रहता है वो क्वेश्चंस आंसर जहां होते हैं यहां ज्यादा एक्टिव रहता है। तो ऑप्शन 3 जो है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ये हमारा करेक्ट आंसर यहां पर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं कि शैक्षिक प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग हैं। शैक्षिक प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग कौन कौन से आपको बताना भाई। 3 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है उद्देश्य, शिक्षक व मूल्यांकन, दूसरा ऑप्शन है विद्यालय, समुदाय व सरकार, तीसरा ऑप्शन है शिक्षण प्रक्रिया, मूल्यांकन व पाठ्यक्रम और चौथा ऑप्शन है उद्देश्य, अध्ययन और शिक्षार्थी। 3 प्रमुख अंग पूछे हैं किसके? शैक्षिक प्रक्रिया के। तो शैक्षिक प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग होने चाहिए, शिक्षण प्रक्रिया, मूल्यांकन व पाठ्यक्रम। ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 के लिए राइट आंसर बनेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं कि छात्रों के अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक क्या करे? शिक्षक क्या करे भाई कि छात्र क्या हो जाए भाई? अभिप्रेरित हो जाए, मोटिवेट हो जाए। क्या करे? ऑप्शन 1 विषय वस्तु को जीवन से संबंधित करे, यानी जो भी पढ़ा रहा भाई उसकी रियल लाइफ से रिलेटेड वो पढ़ाए। ऑप्शन 1 हो गया, बिल्कुल सही ऑप्शन, बिल्कुल करना चाहिए। श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करे। जब सबसे अच्छे टीचिंग टीएलएम जो माना जाता है वो श्रव्य दृश्य सामग्री मानी जाती है, तो बिल्कुल ठीक है भाई। पुनर्वलन दे, बिल्कुल सही बात है। और उपरोक्त सभी, तो भाई जब ये तीनों सही हो जाएंगे, 1 2 3 तीनों के 3 ऑप्शन सही हैं, इट मींस ऑप्शन नंबर 4 जो हमें गिवन है ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी, ये हमारा करेक्ट आंसर यहां पर बन जाएगा। तो क्वेश्चन 3 के लिए ऑप्शन नंबर 4 जो है ये हमारा सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन 4 पर्यावरण संबंधी ज्ञान प्रदान करने हेतु सर्वोत्तम साधन है। पर्यावरण संबंधी ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा साधन यहां पर क्या माना गया है? ऑप्शन 1 भाषण। मैंने बताया था भाई लेक्चर मेथड बड़ी क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बड़ी क्लासेस बीवीएस चलती नहीं, ये काम नहीं करेगा। सहायक सामग्री कहते हैं भाई, कह सकते हैं। सामुदायिक साधन या इनमें से सभी। तो ये सामुदायिक साधन होगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा पर्यावरण संबंधी ज्ञान प्राप्त कराने हेतु। सर्वोत्तम साधन यही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन 3 सामुदायिक साधन जो है ये हमारा करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। ये हमारा करेक्ट आंसर यहां पर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल, ये 4 क्वेश्चन ही थे पेडागोजी मतलब शिक्षण विधियों से। बाकी के 26 क्वेश्चन जबरदस्त भाई मिलने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन धुआंधार जबरदस्त है, ध्यान से देखिएगा।
काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ लेकर आया हूं और मुझे उम्मीद है भाई इनमें से कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पेपर में मिल सकते हैं, पेपर में डायरेक्ट मिल सकते हैं। तो ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है भाई? वायुमंडलीय दाब घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, या इनमें से कुछ भी नहीं होता, या इनमें से कुछ नहीं होता। तो भाई एक चीज तो रहेगी, या तो स्थिर रहेगा या घटेगा या बढ़ेगा, या घटेगा या बढ़ेगा। तो याद रखिएगा जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती चली जाती है तो वायुमंडलीय दाब जो होता है ये बढ़ता है, ये बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। क्वेश्चन 6 जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, जबरदस्त क्वेश्चन लिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली राजस्थान की महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन है? ठीक है भाई, प्रथम लिख लेना या प्रथम लगा लेना। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन है? आशा झाझड़िया, बछेंद्री पाल, अरुणिमा सिन्हा और मालवत पूरा। चारों के चारों इंपॉर्टेंट नाम हैं, चारों ही भाई चढ़ चुके हैं। चारों में से बताना है भाई कौन है, चारों में से बताना है आपको कौन है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन है। 4 ऑप्शन है, तो भाई ये हो जाएगी आशा झाझड़िया हो जाएंगी। और ये चढ़ी थी भाई 2017 में, और ये झुंझुनू की रहने वाली हैं। कहां की रहने वाली हैं? ये झुंझुनू की रहने वाली हैं और 2017 में ही चढ़ी थी, 2017 में चढ़ी थी। इनके बारे में याद रखना, इनके बारे में आपको बस इतना ही याद रखना है, इतना ही याद रखना है। बछेंद्री पाल आप जानते हैं भाई उत्तराखंड की रहने वाली हैं। कहां की? उत्तराखंड की रहने वाली हैं। ये भारत की पहली महिला थी और विश्व की 5वीं थी। भारत की पहली महिला, पहली व विश्व की 5वीं महिला कौन थी भाई? कौन थी? बछेंद्री पाल। ठीक है भाई, याद रखना बछेंद्री पाल के बारे में इतना याद रखना, ठीक है। और ये कब चढ़ी थी आपको पता है? ये चढ़ी थी 2013 में। ये कब चढ़ी थी? 2013 में ही चढ़ी थी, ठीक है। 2 नाम हो गए। अरुणिमा सिन्हा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, आपके सिलेबस में दे रखा है। और अरुणिमा सिन्हा बहुत इंपॉर्टेंट नेम है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट आपका नेम है। सॉरी, ये 1984 है भाई इनका, ठीक है। अच्छा, अरुणिमा सिन्हा बहुत इंपॉर्टेंट नेम है भाई। ये 2013 में चढ़ी थी, 2013 में चढ़ी थी। और किसी को पता हो तो कमेंट में मुझे 1 सेकंड में बस ये बता दो ये कहां की रहने वाली थी, कहां की रहने वाली थी। बस इतना आप लोग मुझे बता दो कहां की ये रहने वाली थी। इनसे जुड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है वो मैं बता देता हूं कि ये भारत की और विश्व की पहली दिव्यांग महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। तो याद रखना, भारत और विश्व की, और ये यूपी की रहने वाली है। कहां की? यूपी की रहने वाली है, 2013 में चढ़ी थी। भारत व विश्व की प्रथम दिव्यांग महिला है भाई, ठीक है। याद रखना जो इस पर चढ़ी थी, मैं समझता हूं याद रहेगा। चारों के चारों नाम आपको इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों नाम आपको याद रखने हैं, चारों के चारों ही आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। मालवत पूड़ा भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट नाम है। ये एक छोटी बच्ची है भाई, इस छोटी बच्ची ने इतिहास रच दिया था। मालवत पूड़ा ये रहने वाली है तेलंगाना की। कहां की? तेलंगाना की भाई ये रहने वाली है। और मात्र 13 वर्ष 11 माह की उम्र में ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई थी भाई। 13 वर्ष 11 माह की उम्र में चढ़ गई थी। भारत की सबसे छोटी महिला, भारत की सबसे कम उम्र की चढ़ने वाली थी, याद रखना, ठीक है। भारत की सबसे कम उम्र। तो चारों के चारों नाम आपको यहां पर मिले। माउंट एवरेस्ट पर राजस्थान की तरफ से वो सबसे पहले चढ़ी, 2017 में चढ़ी, झुंझुनू की रहने वाली है आशा झाझड़िया। बछेंद्री पाल विश्व की 5वीं महिला, भारत की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, उत्तराखंड की रहने वाली है। अरुणिमा सिन्हा यूपी की रहने वाली है, 2013 में चढ़ी थी, भारत की और विश्व की पहली दिव्यांग महिला जो भाई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। भारत की सबसे कम उम्र में चढ़ने वाली महिला है आपका मालवत पूड़ा जो तेलंगाना की रहने वाली है। 13 वर्ष 11 माह की उम्र में भाई ये आपकी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई थी। चारों के चारों नाम काफी इंपॉर्टेंट थे। क्वेश्चन 7 पर आ जाता है, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह किन ग्रह के बीच में पाए जाते हैं ये आपको बताना है। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है भाई, ये बताना है।
बुध व शुक्र, बुध व मंगल, बृहस्पति व शुक्र, मंगल व बृहस्पति, मंगल व बृहस्पति। क्या पूछा भाई? क्षुद्ध ग्रह पूछे, क्षुद्ध ग्रह पूछे। तो क्षुद्ध ग्रह बस इतना समझ लो, जो ग्रहों से, जो क्षुद्ध ग्रहों का निर्माण होता है वो ग्रहों के बाद बचे मलबे से होता है। ग्रहों के बाद जो मलबा बचता है एक तरीके से वो होता है। और ये ग्रह जो पाए जाते हैं ये मंगल और व बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। क्षुद्ध ग्रह जो पाए जाते हैं मंगल व बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। और इसका जो प्रमुख उदाहरण है वो सेरस है। सेरस जो क्या है वो इसका प्रमुख उदाहरण है, याद रखना भाई। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, ये कई बार आपका सेरेस जो है कई बार आप लोगों का एग्जाम में ये पूछ लिया गया है सेरेस। अच्छा, बुध और शुक्र की याद रखना, इनका कोई भी उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह इनका नहीं है। ये दो ग्रह ऐसे हैं कि इनका कोई भी उपग्रह नहीं है, याद रखना है, ठीक है। बुध व शुक्र ऐसे उपग्रह है, इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। और क्षुद्र ग्रह कहां पाए जाते हैं? मंगल व बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ गया है। और इसी का एक उदाहरण कौन सा है? सेरेस इसका एक उदाहरण है, क्षुद्र ग्रह का एक ऐसा ही उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 8, रानी जी की बावड़ी कहां है? रानी जी की बावड़ी कहां है, ये आपसे पूछा गया है भाई कि रानी जी की बावड़ी कहां है। रानी जी की बावड़ी कहां है? जैसलमेर में है, जालौर में है, राजसमंद में है या बूंदी में है? कमेंट में बताओ, 10 सेकंड का समय, जल्दी जल्दी बता दो भाई, जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ भाई। रानी जी की बावड़ी कहां है? रानी जी की बावड़ी कहां है? जल्दी जल्दी बता दो। तो भाई रानी जी की जो बावड़ी है ये बूंदी में है। ये कहां पर है? बूंदी में है। बाकी की 4 जगह और हैं, यहां पर भी आपकी बावड़ियां हैं, ठीक है। रामदेव, यहां पर जैसलमेर में है रामदेव जी की परचा बावड़ी, ठीक है, याद रखना भाई। ये खिन्नी बावड़ी है। जालौर में क्या है भाई? खिन्नी बावड़ी है। जालौर के बारे में पूछ लिया जाए तो जालौर में खिन्नी बावड़ी है। अच्छा, इस जो रानी जी की बावड़ी है ना, ये भाई एशिया की सबसे जो जितनी भी सुप्रसिद्ध बावड़ियां हैं उनमें एक नाम इसका भी आता है, उनमें से एक नाम इसका भी आता है। नौचौकी बावड़ी पूछी है। नौचौकी बावड़ी कहां है? राजसमंद में है। नौचौकी बावड़ी पूछ लिया जाए, ये कहां पर है भाई? ये आपकी कहां पर है? ये राजसमंद में है, जैसलमेर में, ठीक है, जालौर में, राजसमंद में, तीनों बता दी। रानी जी की बावड़ी कहां है? बूंदी में है। रानी जी की बावड़ी कहां है? बूंदी में है, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखना, ये जो बूंदी है इसको बावड़ियों का शहर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? बावड़ियों का शहर भी इसको कहा जाता है। बूंदी को क्या कहा जाता है? बावड़ियों का शहर कहा जाता है। यहां पर 2 और हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, 2 और ऐसी हैं भाई जो काफी यहां पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक है भालदेव जी की बावड़ी, एक है यहां पर भालदेव जी की बावड़ी, ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट है। एक और यहां पर इंपॉर्टेंट नाम है भालदेव जी की बावड़ी के अलावा एक और यहां पर इंपॉर्टेंट नाम है भाई, ठीक है। काका जी की बावड़ी भी यही है। कहां पर? काका जी की बावड़ी भी यही है, ठीक है। काका जी की बावड़ी, ये दोनों की दोनों भाई यही है, ये दोनों की दोनों यही है। कहां पर? बूंदी में है। ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट थे, चारों आप लोग याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO का मुख्यालय है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO का मुख्यालय कहां पर है? रोम में है, वाशिंगटन DC में है, जेनेवा में है, फिलीपींस में है। जेनेवा में है, फिलीपींस में है, बताना भाई। चलिए जल्दी जल्दी बता दो। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो भाई ये जेनेवा में है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। स्विट्जरलैंड, ठीक है भाई, याद रखना, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में हो जाएगा, ठीक है भाई, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का 3 ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। जैव विविधता के लिए 2 मुख्य रूप से आवश्यक शर्त क्या है? जैव विविधता के लिए मुख्य रूप से जो 2 आवश्यक शर्तें हैं ये आपको बतानी है भाई। ये कहां है? ये जो 2 मुख्य आवश्यक शर्तें हैं वो कौन कौन सी हैं? इसके लिए अत्यधिक वर्षा वाले व उच्च तापमान वाला क्षेत्र होना चाहिए। अत्यधिक वर्षा, कम तापमान होना चाहिए। कम वर्षा, उच्च तापमान होना चाहिए। कम वर्षा, कम तापमान होना चाहिए। जैव विविधता के लिए पूछा है, जैव विविधता के लिए पूछा है, याद रखना। सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता किस देश में पाई जाती है? कहां पाई जाती है? ब्राजील में। सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है भाई? याद रखना, ब्राजील में पाई जाती है। कहां पर? ब्राजील में। कहां पर पाई जाती है भाई? ब्राजील, ठीक है।
जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है भाई? 22 मई। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। ध्रुवों पर जैव विविधता कैसी होती है? ध्रुवों पर शून्य होती है, बिल्कुल नहीं होगी, शून्य होगी। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ चलेंगे, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ जब चलते हैं तो जैव विविधता बढ़ती है, हमेशा याद रखना, जैव विविधता बढ़ती है। और क्वेश्चन को घुमा दे कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ चलेंगे तो जैव विविधता घटती है, तो फिर क्या होगा भाई? ध्रुवों की तरफ चलने पर क्या होगा? जैव विविधता घटेगी। इतना आप लोग याद रखना। सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? ब्राजील में पाई जाती है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ध्रुवों पर शून्य होती है, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ चलते हैं भाई, जैव विविधता बढ़ती है। और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ चलते हैं तो भाई घटती है। तो ये क्या करता है? घटती है, ठीक है, घटती है। अच्छा, अब इसमें क्या होना चाहिए? अत्यधिक वर्षा व उच्च तापमान वाले क्षेत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अत्यधिक वर्षा व उच्च तापमान वाला क्षेत्र यहां पर होना चाहिए। और भारत में सर्वाधिक कहां पाई जाती है? भारत में जो पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है सबसे ज्यादा। कहां पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। इससे ज्यादा इससे नहीं पूछेगा। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में कहां पाई जाती है? भारत में पाई जाती है। और विश्व में कहां पाई जाती है सबसे ज्यादा? विश्व में जो पाई जाती है ब्राजील में पाई जाती है, ब्राजील में। अच्छा, मैंने बताया था कि जो जैव विविधता दिवस है 22 मई को मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। तो 2024 की थीम क्या थी? 2024 की जो थीम थी जैव विविधता दिवस की, वो थी योजना का हिस्सा बने। क्या थी? योजना का हिस्सा बने। ये भी आप लोग याद रखना, योजना का हिस्सा बने, योजना का हिस्सा बने। ये 2022-24 की थीम थी। ये 2024 की जो थीम थी योजना का हिस्सा बने। इससे ज्यादा भाई नहीं पूछेगा, इससे ज्यादा आप लोगों से नहीं पूछेगा। तो 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, 11 में पाएंगे। उससे पहले भाई अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर कर देना। और अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके आप रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के आप लोग नोट्स ले सकते हैं। एक के मिलेंगे आपको 99, दोनों के नोट्स मिल जाएंगे आपको 149 में, ठीक है। और अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन 11 की तरफ चलते हैं। राज्य पुष्प है, कमल है, रोहिड़ा है, गुलाब है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताना भाई राज्य पुष्प कौन सा है, या राज के पुष्प भी इसको कह सकते हैं, राज के पुष्प भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। राज के पुष्प भी इसको कह सकते हैं। जल्दी बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ। राज्य पुष्प है तो राज्य पुष्प जो है भाई रोहिड़ा है। क्या है? रोहिड़ा है। सरकार ने इसको कब अपनाया भाई? याद रखना 1983 में सरकार ने इसको अपनाया या राजकीय पुष्प घोषित किया, कुछ भी आप लोग कह सकते हैं, कुछ भी इसको आप लोग कह सकते हैं। टिकुमेला, टिकुमेला इसका क्या है? टिकुमेला भाई इसका वैज्ञानिक नाम कभी कभी पूछ लिया आता है, कभी कभी वैज्ञानिक नाम पूछ लिया आता है, ठीक है। टिकुमेला अंडुलेटा ये इसका वैज्ञानिक नाम है। ये क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। ये बाई चांस पूछ ले तो याद रखना है इसका वैज्ञानिक नाम, वैसे तो पूछेगा नहीं बट बाई चांस पूछ ले तो टिकुमेला अंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। रोहिड़ा आपका क्या है? राजकीय पुष्प है। 1983 में इसको सरकार ने अपनाया था, ठीक है। अच्छा, और ये सबसे ज्यादा जो पाया जाता है, सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? पश्चिमी क्षेत्रों में पाया जाता है। सबसे ज्यादा जो पाया जाता है ये पश्चिमी क्षेत्रों में पाया जाता है। लिखते चलो भाई, मैं जब भी साइड से हो जाता हूं लिखते चलो आप लोग। कहां पाया जाता है? सबसे ज्यादा पश्चिमी क्षेत्रों में पाया जाता है। और जोधपुर में इसको मारवाड़ टीक कहते हैं, मारवाड़ टीक कहा जाता है, मारवाड़ टीक कहते हैं इसको। कहां पर? जोधपुर में। कहां पर कहते हैं? जोधपुर में इसको मारवाड़ टीक कहते हैं। कौन सा है? रोहिड़ा है। क्या नाम है? रोहिड़ा। टिकुमेला अंडुलेटा इसका क्या नाम है? वैज्ञानिक नेम है, ठीक है, याद रखना भाई। 1983 में सरकार ने इसको अपनाया था, यही कह सकते हैं राजकीय पुष्प इसको घोषित किया था। क्वेश्चन 12, निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय नहीं है? यानी बहुकोशिकीय है, यानी कि बहुकोशिकीय है भाई, ठीक है, याद रखना बहुकोशिकीय है, बहुकोशिकीय है, ठीक है। अमीबा, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना और साइकन, यूग्लिना और साइक्लिन, 4 आपके पास ऑप्शन है, ये बताना है भाई इनमें से एक कोशिकीय नहीं है। अमीबा, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना, साइक्लिन। फटाफट कमेंट करो, बताओ भाई कौन सा करेक्ट आंसर बनेगा, कौन सा करेक्ट आंसर बनेगा भाई, जल्दी जल्दी बताओ भाई। चलिए भाई,
तो देखिए याद रखिएगा, अमीबा हो, प्लाज्मोडियम हो या यूग्लिना हो, ये तीनों के तीनों कैसे हैं भाई, एक कोश की हैं। ये कैसे हैं, एक कोशी हैं, ठीक है। और जब बात आ जाएगी भाई साइकन की, ये बहुकोशीय है। साइकन कैसा है, बहुकोशी है। कैसा है, बहुकोशी है। अच्छा, अमीबा को अमर प्राणी भी कहा जाता है भाई, ठीक है। अमर प्राणी कैसे कहा जाता है भाई, अमीबा को कहा जाता है। अच्छा, पहले तो सिर्फ अमीबा पूछ लिया जाता था, अब प्लाज्मोडियम, यूग्लिना ये भी आने लगे हैं। ट्रेंड चेंज हुआ है, ये ऑप्शंस भी आने लगे हैं, तो इन ऑप्शंस को भी आप लोग पढ़ लेना। अच्छा, प्लाज्मोडियम को क्या पढ़ा जाता है, मलेरिया का, सबसे ज्यादा मलेरिया के लिए यही उत्तरदायी है, मलेरिया से रिलेटेड यही है। अच्छा, यूग्लिना बड़ा भाई इंटरेस्टिंग पार्ट निभाता है। यूग्लिना बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट निभाता है। पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी कहा जाता है। ये डायरेक्ट लाइन डायरेक्ट पूछ ली जाती है। पादप व जंतुओं के बीच की कड़ी जो कहा जाता है वो यूग्लिना को कहा जाता है। जंतुओं के बीच की कड़ी किसको कहा जाता है, ये यूग्लिना को कहा जाता है। भाई ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है, ये लाइन कई बार आ गई है कि पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी कौन है, तो यूग्लिना है, याद रखना। यूग्लिना कैसा है, एक कोशीय है। प्लाज्मोडियम एक कोशीय है और अमीबा भी एक कोशीय है, याद रखना। क्वेश्चन 13, जल में विलेय विटामिन है। जल में विटामिन कौन सी विलेय है, ए, डी, ई, के, बी, सी, दोनों या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो जो जल में घुल जाती है भाई, जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील ये है विटामिन बी और सी, ये जल में घुल जाती है भाई, ठीक है। बी और सी क्या है, जल में घुल जाती है। ए, डी, ई, के, ए, डी, ई, के जो है ये वसा में, ये वसा में घुलनशील है। ये क्या है, वसा में घुलनशील है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आ जाते हैं। बी सी जल में घुलती हैं, बाकी की वसा में घुल जाती हैं, ठीक है। क्वेश्चन 14, रुधिर शुद्धिकरण किसका कार्य है। रुधिर शुद्धिकरण किसका कार्य है, क्वेश्चन 14, ठीक है। ब्लड को प्यूरिफाई कौन करता है, ये आपको बताना है। ब्लड को प्यूरिफाई कौन करता है, यकृत, वृक्क या फेफड़े, लंग्स, किसका कार्य है, जल्दी जल्दी बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ किसका कार्य है ये। क्वेश्चन 14, जल्दी जल्दी बता दो भाई, जल्दी बताओ। चलिए ठीक है, जिसने बताया भाई ब्लड प्यूरिफाई का काम किसका भाई, फेफड़ों का, लंग्स, ठीक है, लंग्स। अच्छा, यकृत भाई मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है भाई, ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। सबसे बड़ी ग्रंथि ये पूछ लिया जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आपको याद रखना है ग्रंथि है, ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है भाई, ये दाहिने साइड में होती है, लाल भूरे रंग की होती है। ये कहां पाई जाएगी भाई, दाहिने साइड, राइट साइड में पाई जाएगी, ठीक है, राइट साइड में पाई जाएगी। कलर जो होगा लाल भूरा, इसका कलर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने शामिल किया है। लाल भूरा रंग होता है इसका, ठीक है। वेट इसका 1.5 से लेकर 1.6 केजी तक हो सकता है। 1.5 से लेकर 1.6 केजी तक इसका वेट हो सकता है, इतना आप लोग याद रखना, ठीक है। चलिए, वृक्क का क्या काम है भाई, किडनी का क्या काम है, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। किडनी का क्या काम है, ठीक है, किडनी का क्या काम है, ये आप लोग मुझे कमेंटों में बता देना। ये आपको कमेंटों में बताना है कि किडनी का क्या काम है, ये कमेंटों में बता देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन 15, हेंस रोग किसे कहते हैं। हेंस रोग किसे कहा जाता है, कुष्ठ रोग को, मोतियाबिंद को, वर्णांधता को, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, कुछ लोग इसको एक ही चीज समझेंगे, वर्णांधता और मोतियाबिंद। मोतियाबिंद एक एज पे आकर होता है, ये जन्मजात बीमारी है। वर्णांधता जो है ये जन्मजात बीमारी है, ठीक है भाई, जन्म से ही मान लो कोई अंधा होता है। ये मोतियाबिंद एक एज होती है भाई, अप्रोक्स 50 पे जाके होने लग जाता है भाई, ठीक है। इसका ऑपरेशन करा के इसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन इसको ठीक नहीं किया जा सकता, इतना आप लोग याद रखना। इसको ठीक किया जा सकता है, इसको ठीक नहीं किया जा सकता। और हेंस रोग किसे कहा जाता है, हेंस रोग जो कहा जाता है भाई, हेंस रोग जो कहा जाता है, कुष्ठ रोग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कुष्ठ रोग को कहा जाता है। और यह जीवाणु से होता है, मैंने पहले भी बताया था, यह एक जीवाणु से होने वाला रोग है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, इसका नाम क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे से होता है, ठीक है भाई। ये लेप्रे जीवाणु जनित रोग है, कुष्ठ रोग। इसको क्या कहते हैं, हेंस रोग भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, हेंस रोग भी इसको कहा जाता है। कई बार आपके पेपर में पूछ लिया गया है, कई बार आपके पेपर में ये पूछा गया है। क्वेश्चन 16, निम्नांकित यातायात संकेत का अर्थ है भाई, इसमें से कौन सा सही होगा ये बताना है। ये जो आपको फिगर दे रखा है, जो यातायात के संकेत बना है, ये क्या है, मुख्य सड़क है, पैदल परपथ है, रेलवे क्रॉसिंग है, या संकरी पुरिया। तो संकरी पुरिया ऑप्शन 4 जो है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 17 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 17 पे चलते हैं
कि निम्न में से किस शैली के चित्रों में श्रीनाथ भगवान की मूर्ति का आलेखन ही प्रधान उद्देश्य रहा है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, राजस्थान से क्वेश्चन पूछा गया है भाई, राजस्थान से क्वेश्चन पूछा गया है। डूडाड़ में, नाथद्वार, किशनगढ़ या मेवाड़, कौन सी शैली है भाई, जल्दी बताओ कौन सी शैली रहेगी, कौन सी शैली है ये जिसमें चित्रों में श्रीनाथ भगवान की मूर्ति का आलेखन ही प्रधान उद्देश्य रहा है। तो ये शैली का नाम है भाई, ये शैली हमारी रहने वाली है नाथद्वार शैली। इस शैली का नाम रहने वाला है नाथद्वार शैली। क्वेश्चन 17 के लिए ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। मूसी की महारानी की छतरी कहां पर स्थित है भाई, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है भाई, पहले आ भी चुका है। मूसी की महारानी की छतरी कहां पर स्थित है ये आपको बताना काफी इंपॉर्टेंट है भाई। जयपुर में है, अलवर में है, भरतपुर में है या जोधपुर में है, जल्दी कमेंट करो भाई कहां पर है, जल्दी कमेंट करो, 5 सेकंड का समय है। जिसने सही आंसर दिया जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, ठीक है भाई। जिन्होंने अलवर आंसर दिया है ऑप्शन 2 करेक्ट है, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, अलवर में है, मूसी की महारानी की छतरी अलवर में है। काट का रेन बसेरा महल किस जिले में है, काट का रेन बसेरा महल किस शहर में है, जल्दी बता दो, या किस जिले में है, जल्दी जल्दी बताओ। क्वेश्चन 19 बीकानेर में है, जोधपुर में है, उदयपुर में है या झालावाड़ में है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे भाई। राजस्थान से कम 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 8 से 10 क्वेश्चन रहेंगे राजस्थान जीके से आएंगे और ये आपकी हेल्प करेगी, जो आप मेंस का एग्जाम दोगे वहां भी ये हेल्प करेंगे क्वेश्चन आपके लिए। तो काट का रेन बसेरा है आपका झालावाड़, यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नीला घोड़ा किस लोक देवता का वाहन है, नीला घोड़ा किस लोक देवता का वाहन है भाई, जल्दी कमेंट में बताओ किसका है, जल्दी जल्दी बताओ। गोगा जी का, तेजा जी का, रामदेव जी का, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। देखिए भाई, लीलड़ घोड़ी, ठीक है, ये है भाई तेजा जी का। लीला घोड़ा ये है भाई रामदेव जी का। तो नीला घोड़ा हो जाएगा गोगा जी का, नीला घोड़ा हो जाएगा गोगा जी। गोगा जी को किन का देवता माना जाता है, पहले ही प्रैक्टिस सेट में मैंने कराया था, और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। गोगा जी को किन का देवता माना जाता है, कमेंट में बताइएगा। आपको याद है या नहीं, ये मैं चेक करना चाहता हूं कि भाई अभी तक आपको ये चीज याद है या नहीं, जल्दी बताइएगा। क्वेश्चन 21 पर आएंगे, उससे पहले भाई अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, और आप लोग नोट्स लेना चाहे तो इस नंबर पर मैसेज करके कंप्लीट 5 सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिल जाएंगे विद प्रैक्टिस सेट, ठीक है, प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे। 99 में नोट्स रहने वाले, दोनों के लिए तो 149 में मिल जाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक पद पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या है, क्वेश्चन क्या है, पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक पद पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या है, ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ना है तो इसके लिए उम्र हो जाएगी भाई 21 वर्ष, उम्र हो जाएगी 21 वर्ष, लेकिन वोट डालने के लिए 18 वर्ष, वोट डालने के लिए क्या हो जाएगा, 18 वर्ष हो जाएगा। अच्छा, 25 वर्ष किसके लिए उम्र होनी चाहिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए, या हम कह सकते हैं एमपी बनने के लिए। भाई जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है वही तो प्रधानमंत्री बन जाता है, तो इसके लिए 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष उम्र होना जरूरी है भाई। अच्छा, 30 वर्ष, और याद रखना 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा का सदस्य, राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होता है लोकसभा का सदस्य होता है, इसके लिए और एमएलए के लिए होनी चाहिए 25 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, 30 वर्ष राज्यसभा के सदस्य के लिए, 21 वर्ष होनी चाहिए पंचायती राज, जैसे कि आप बीडीसी लड़ना चाहते हैं, सदस्य का चुनाव लड़ना चाहते हैं, सरपंच का चुनाव लड़ना चाहते हैं, प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो 21 वर्ष होनी चाहिए, और वोट डालने के लिए भाई 18 वर्ष। ये चारों के चारों ऑप्शन इंपोर्टेंट थे। क्वेश्चन 22 राज्यसभा को भंग करने का अधिकार है किसका है, सुप्रीम कोर्ट का है, प्रेसिडेंट का है, वाइस प्रेसिडेंट का है, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, सबसे पहले क्या याद रखना भाई, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या होनी चाहिए, 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। इसका कार्यकाल जो होता है, कार्यकाल इसका 6 वर्ष होता है, याद रखना 6 वर्ष होता है, ठीक है, 6 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष बाद, ठीक है। तो इसलिए इसका कार्यकाल जो है 6 वर्ष बाद हो जाता है। तो राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसका है भाई, किसी का नहीं है, किसी का नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन 4 जो है ये करेक्ट आंसर आप लोगों का बन जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर यहां पर
बन जाएगा। क्वेश्चन 23, भारत का उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभा का, या किसी का भी नहीं, या किसी का भी नहीं। सबसे पहले उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब हमारे राजस्थान के ही रहने वाले हैं भाई, यहीं से ये उपराष्ट्रपति बने हैं। तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये भाई राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है भाई? लोकसभा के अध्यक्ष भी कहां के रहने वाले हैं? याद रखना, ये भी राजस्थान के ओम बिरला। ओम बिरला ये भी कहां के हैं? राजस्थान के। और कल मैंने पूछा भी था भाई कहां से सांसद है, कमेंट में सभी लोग बताना भाई फटाफट से। विधानसभा का अध्यक्ष होता है विधानसभा का, ठीक है। और लेकिन राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है ये उपराष्ट्रपति होता है। क्या होता है? उपराष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन 24, निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? कायांतरित सेल का उदाहरण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 24 में बता देना है कायांतरित सेल का उदाहरण आप लोगों में से इसमें से कौन सा है? ग्रेनाइट है, बलुआ पत्थर है, संगमरमर है, या चूना पत्थर है? क्या पूछा है? कायांतरित सेल का उदाहरण पूछा है, याद रखना, कायांतरित सेल का उदाहरण। तो कायांतरित सेल का उदाहरण जो चारों में से बनेगा, ये जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया संगमरमर, ये करेक्ट आंसर बनेगा। संगमरमर करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 25, राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है? राजस्थान की जलवायु जो है किस प्रकार की है? उष्ण व शुष्क है, उष्ण व शीतोष्ण है, उष्ण व शीत है, समशीतोष्ण है, समशीतोष्ण है। तो भाई राजस्थान की जो जलवायु है ये उष्ण व शुष्क है। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो। और भी क्लासेस आपको देखने के लिए मिलेंगी। कल से आपको एक क्लास आपको सीडीपी की देखने के लिए मिलेगी। तो आप लोग अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग 9808347403 इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग नोट्स ले सकते हैं। रीड के लिए लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए नोट्स मिल जाएंगे। पूरे 5 सब्जेक्ट कवर होंगे आपके इसमें। इस सब्जेक्ट के अलावा भाई आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएंगे, प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे भाई आपको, ठीक है। और एक सब्जेक्ट के लिए मतलब एक पेपर के लेते हो तो 99 और दोनों पेपर के लिए 149 में नोट्स प्रोवाइड। गजब की चीज मिलने वाली है, जबरदस्त। इसके अलावा कुछ लेने के लिए कुछ भी मत खरीदना, एक बुक मत खरीदना, एक वर्ड के लिए कुछ मत खरीदना, सिर्फ ये ले लो और धुआंधार पढ़ते रहो, प्रैक्टिस भी धुआंधार करते रहो, हमेशा लगे रहो भाई। पास नहीं करोगे बल्कि जबरदस्त स्कोर रहने वाला है, जबरदस्त स्कोर रहेगा अगर मेहनत थोड़ी सी भी कर गए तो, ठीक है। क्वेश्चन 26, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। चंद्रमा पृथ्वी की पूरी परिक्रमा कितने समय में करता है? एक बात याद रखना, मैंने बताया था बुध और शुक्र, बुध व शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। उपग्रह या चंद्रमा इनका नहीं है। अच्छा, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है भाई? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, याद रखना, ठीक है। तो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने समय में करता है? 28 घंटे में करता है, 27 दिन 8 घंटे में करता है, 28 दिन 8 घंटे में करता है, 27 दिन 4 घंटे में करता है। तो याद रखना, पृथ्वी के परिक्रमा चंद्रमा करता है 27 दिन 8 घंटे में कर लेता है। तो क्वेश्चन 26 का ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 26 का ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। विश्व में सर्वाधिक गन्ना होता है भारत में, ब्राजील में, श्रीलंका में या अमेरिका में? विश्व में सबसे ज्यादा गन्ना कहां होता है भाई? ये होता है ब्राजील में। कहां होता है? ब्राजील में होता है। अब भारत की बात की जाए कि भारत में सबसे ज्यादा कहां होता है? भारत में सबसे ज्यादा कहां होता है भाई? तो याद रखना भाई, यूपी में होता है। भारत में सबसे ज्यादा कहां होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। कहां होता है भाई? उत्तर प्रदेश में होता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है, कहां होता है? उत्तर प्रदेश में होता है सबसे ज्यादा। विश्व में कहां होता है? ब्राजील में होता है। क्वेश्चन 28, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र किस शहर में है? विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र किस शहर में है? उदयपुर में है, जयपुर में है, जोधपुर में है या भरतपुर में है? तो सबसे बड़ा चांदी का पात्र जो है ये जयपुर के सिटी पैलेस में है, जयपुर के सिटी पैलेस में है, ठीक है। याद रखना भाई, ठीक है, सिटी पैलेस जयपुर में है। क्वेश्चन 28 के लिए हमारा करेक्ट आंसर बनेगा 2। क्वेश्चन 29, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है ये बताना है। कौन सा है ये आप लोगों को बताना है भाई, ठीक है। जल्दी बताओ भाई। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए, जो पृथ्वी है, पृथ्वी का 30% क्षेत्रफल इसने कवर किया हुआ है एशिया ने।
पृथ्वी का 30% क्षेत्रफल कवर किया हुआ है। और आबादी की बात करें तो कुल आबादी का 60%, आबादी का 60% भाई इसी महाद्वीप में रहता है। तो सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है, सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 29 के लिए हमारा करेक्ट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। क्वेश्चन 30 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 30 की तरफ आते हैं कि राष्ट्रीय महत्व के विषयों को स्थान दिया गया है। जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं उनको स्थान दिया गया है संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, या इनमें से सभी में, या इनमें से सभी में। याद रखना, जल्दी जल्दी बताओ किसमें स्थान दिया गया, ठीक है, जल्दी बताओ। तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, कहां स्थान दिया गया फटाफट बता देना है, फटाफट। तो इसको दिया गया है भाई संघ सूची में। और याद रखना संघ सूची में कितने विषय हैं, 100 विषय हैं। 100 विषय हमारे किस में आते हैं, संघ सूची में आते हैं। राज्य सूची में 61 विषय आते हैं, यानी राज्यों को अधिकार है इस पर नियम बनाने का। और समवर्ती सूची में 52 विषय आते हैं। इन पर दोनों नियम बना सकते हैं, इन पर दोनों नियम बना सकते हैं, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। तो इस तरीके से भाई ये थे हमारे सुपर 30 टॉप 30 क्वेश्चन आज के ईवीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। जो लोग चैनल पर नए थे या अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, आप लोग भाई चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और इस नंबर पर मैसेज करके भाई आप लोग रीड के नोट्स ले सकते हो। रीड के नोट्स मिल जाएंगे आपको इस नंबर पर मैसेज करके। अगर एक लेवल के लेते हो, लेवल 1 या लेवल 2, तो इतने के मिलेंगे। दोनों नोट्स लेना चाहो दोनों के इतने मिल जाएंगे, विद प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, गारंटी ले रहा हूं। इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नोट्स पढ़ लो, मेरे साथ प्रैक्टिस कर लो, पास ही नहीं करोगे बहुत अच्छा स्कोर आप लोग कर पाओगे। और ये नोट्स आपकी हेल्प भी करेंगे, जो आप रीट का मेन पेपर देंगे वहां भी हेल्प ये करने वाले। अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए थे या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मास्टर नहीं बनने के लिए पढ़ते रहो। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।